यादव को धमकियाँ मिल रही थी और उसके बाद से जो है पुलिस के द्वारा जांच में ये कहा गया कि जो है उनके अपने ही लोग जो है धमकी दे रहे थे और उनके द्वारा धमकी दिलवा रहे थे। विपक्ष भी जो है कह रहा है, सत्ता पक्ष के भी लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, यह स्पष्ट है कि पप्पू यादव को लगातार 1.5 महीने लगभग से लगातार कोई दिन ऐसा नहीं बचा जिस दिन उनको धमकियां नहीं दी गई। जिस व्यक्ति के नाम पर धमकियां उनको दी जा रही है, हम नहीं जानते कि उस आदमी की कितनी संलिप्तता है इसमें, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं या पूर्णिया प्रशासन ने उस मामले का उद्भेदन, एक व्यक्ति को पकड़कर उद्भेदन करने का जो दावा कर रही है पूर्णिया प्रशासन, हम कहना चाहते हैं कि उनको लगभग 2 दर्जन अलग अलग फ़ोन नंबरों से उनको लगातार धमकियां दी गई। 1 नंबर की जांच करके आप यह कह रहे हैं कि पप्पू यादव के लोग ही पप्पू यादव स्वयं अपने को धमकी दिलवा रहे हैं और सुरक्षा की वजह से। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि पप्पू यादव यदि सुरक्षा के लिए सिर्फ धमकियां दिलाते तो यह काम तो बहुत पहले भी वो कर सकते थे। लेकिन पप्पू यादव जैसा व्यक्ति पर इस तरह का आप जांच को भटका रहे हैं सही दिशा से, आप सही से जांच शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आग्रह हम लोग करेंगे कि आप उसको पुनर्जांच करवाइए और जांच करके दूध का दूध पानी। और आपको लगता है कि पप्पू यादव ने यदि ऐसा करवाया है तो पप्पू यादव पर मुकदमा चलवाइए ना, कौन रोका है आपको? आप सब बोल रहे हो, जांच करवा लीजिए। एक सेकंड स्टेट की एजेंसी से नहीं, केंद्रीय एजेंसी से जांच करवानी पड़ेगी आपको। आप करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, जांच की मांग कर लीजिए। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय एजेंसी जांच करे और वह बताए कि इसमें पप्पू यादव की संलिप्तता और उनके लोगों की संलिप्तता है कि नहीं है। और ये जो आए दिन जो जिस तरह का बयानबाजी हो रही है एनडीए के कुछ लोगों के द्वारा, जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ मंत्रीगण हैं उसमें, कुछ प्रवक्तागण हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वह कहीं से भी उचित नहीं है। ये किसी के खिलाफ एक साजिश की बू आती है। तो पप्पू यादव जैसे लोगों पे संदेह आप कर रहे हैं। पप्पू यादव की जब कोई अप्रिय घटना पप्पू यादव जी के साथ घटित हो जाएगी तब आप जागेंगे क्या? एक व्यक्ति को आपने कह दिया, ये ऐसे कहने से काम चल जाएगा क्या? पप्पू यादव को फिर उसके बाद कई बार धमकियां मिली है। एक व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है, मयंक सिंह। कैद पकड़ते हैं उसको, मलेशिया से लाइए उठा के। है आप में क्षमता तो जाइए। राजीव भाई, मैं जानना चाहता हूँ इमरान भाई से। इमरान भाई, आप बताइए कि जिस तरह से पप्पू यादव को धमकियाँ बार बार मिल रही है और विपक्ष भी ये बता रहे हैं कि नहीं, जो है पप्पू यादव की साजिश है, स्वयं जो है सुरक्षा के लेकर के जो है इस तरह के सुनने, आप बहुत करीबी रह चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से क्या अपने आप इस तरह के अमानवीय मैंने जो भी कार्य है कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने चिल्ला के कई कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला है। पूर्णिया प्रशासन पर भी उन्होंने आवाज़ उठाया है कि अगर ऐसा है, सच्चाई है, अगर वो सच बोल रहे हैं तो उसकी जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए। हर तरह का जांच कराने के लिए तैयार हैं वो। और अगर वो खुद अपने ऊपर हमला करा रहे हैं तो ये तो साफ शब्दों में लग रहा है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इसी तरह का एक, मैं कांग्रेस के किसी लीडर का नाम बता रहे हैं, मैं उस नाम भूल रहा हूँ, कि ऐसे ही उन पर उनको ये आ रहा था, उनकी फिर बाद में मर्डर हो गए। तो ये एक हमको लगता है कि विपक्ष अगर ऐसा है और नीतीश सरकार फेल है इस तरह का जांच कराने में, तभी इस तरह का वो आरोप उन पर लगा रहे हैं। लेकिन जो पप्पू यादव को, कि ऐसा नहीं कि पप्पू यादव को कुछ और, पप्पू यादव खुद एक सांसद हैं, सांसद अब क्या उनको चाहिए, तो इसलिए वो क्या चीज़ के लिए कराएंगे। लेकिन देखिए, 1-2 कॉल नहीं, उनके पास 20 कॉल और हज़ारों कॉल उनके पास आ चुकी हर तरफ से। ठीक है, वो आरा का एक लड़का था, लेकिन ठीक है, लेकिन ये मलेशिया, कनाडा, नेपाल, हर तरफ से कॉल आ रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए और हकीकत को सामने लाना चाहिए। क्या लगता है राजीव जी, जिस तरह से जो अभी आपने बोला कि जो है यदि सुरक्षा की बात होती तो पहले ही मांग सकते थे, मगर ये जो अभी जिस तरह से एसपी का वहाँ का जो बयान था, क्या इस पर आपको सत्यता? देखिए,
वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो जांच करके जिस प्रकार उन्होंने अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया है, कांग्रेस में शामिल होने हमको लगता है कि कुछ चूक रह गई है। निश्चित तौर पे उसको पुनर्जांच, पुनर्मूल्यांकन उसका करना चाहिए वहाँ के प्रशासन को, और सरकार को भी यह कहना चाहिए कि हो सकता है कोई ऐसी चूक हो गई है जिन वजहों से वो पप्पू यादव के लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब इसको नीपा पोती करने का कोशिश किया जा रहा है। पप्पू यादव को लगातार हर दिन धमकियां मिल रही है। आज भी पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है कि आपका जन्मदिन से पहले आपकी हत्या कर देंगे, 24 घंटा का रेस्ट एंड पीस कर देंगे, फलना फलना तरह तरह की बातें आज भी वह व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति यदि पप्पू यादव साजिश रचे होते या उनके लोग रचे होते तो उसका तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसके बाद भी कई बार उनको धमकियां लगातार मिल रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे निश्चित तौर पे किसी बड़े लोगों का हाथ है जो साजिश रच रहा है कि पप्पू यादव जैसा नेता जो दिन रात लोगों की सेवा करता है, समाज से उस सेवा में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर दें। यह एक बड़ी साजिश है। साजिश वो लोग रच रहे होंगे जिनको पप्पू यादव के सेवा कार्य से घबराहट हो रही होगी। अब बताइए ना कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति यदि मरने से डरता तो कोरोना जैसे इतनी बड़ी महामारी में वह व्यक्ति एक दिन में नहीं रुका, और जब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे, राज्य के जितने भी प्रमुख नेता हैं हमारे, चाहे वो एमएलए एमपी रहे, जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री जी, सब लोग अपने अपने घरों में डूबके हुए थे। पप्पू यादव को कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी कि आम लोगों का दुख दर्द में वो घूम रहे थे, लोगों का दर्द बांट रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे, लोगों का उपचार करवा रहे थे। तो पप्पू यादव यदि मरने से डरता तो निश्चित तौर पर वो कोरोना काल में तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनका भी परिवार है, वो भी उनको मना करता होगा। लेकिन पप्पू यादव जानते थे कि लोगों को हम नहीं बचाएंगे, ये लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, तो और भी बहुत बड़ी क्षति हो जाती। पप्पू यादव के कारण पप्पू यादव ने कोरोना को चैलेंज किया था और उन्होंने साबित कर दिया कि कोरोना नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश के तहत बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो पप्पू यादव जैसे नेता पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता हैं, जिस प्रकार से हंस हंस के बोल रहे हैं वो, जब उनको राष्ट्रीय जनता दल का एक उन्हीं के स्वजातीय प्रवक्ता जब उनको भव सिंह बोलता है तो उनको उस समय परेशानी नहीं होती है। पप्पू यादव कोई बात कह देते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। क्या लगता है, एक सांसद होने के नाते भी और बिहार का एक कद्दावर नेता हैं, और फिर भी जो है विपक्ष भी इस पर जो है कि कोई सवाल दागा नहीं सरकार से, या उनकी किसी प्रकार से कोई बात नहीं कहा गया, इस पर क्या कहा? बात होती है सुरक्षा की, तो ये पप्पू यादव का सुरक्षा पूरा बिहार की जनता है, और जिस तरह से जनता के बीच वो घिरे रहते हैं, तो उनका सुरक्षा बिहार सरकार दे अथवा ना दे, और सेंट्रल दे या ना दे केंद्र सरकार, उनकी जनता ही उनकी सेवा करती है, और जनता ही जनता के सेवक हैं वो, और जनता उनकी रक्षा करती है। और जिस दिन आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार अगर उनको, और फिर ये केंद्र सरकार उनको ये नहीं देती है, तो वो आगे भी पप्पू यादव, हमारे प्रवक्ता साहब ने सही बोला कि आगे इसका वो ये कर रहे हैं, और वो तो सीबीआई का खुल के मांग रहे हैं कि जांच कराई जाए, इसको खुलकर जांच कराया जाए। एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल होगा आपसे। जिस तरह से अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे। अभी हमने तिरहुत स्नातक चुनाव की बात करें, शिक्षक वाला, इसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। तो क्या पप्पू यादव ने इस पर बयान भी दिया था कि जनता विकल्प तलाश रही है? तो क्या लग रहा है कि जनता अब वाकई में विकल्प तलाश रही है, और तीसरा विकल्प निर्दलीय के रूप में ही मिलेगा सबको? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से दो परिवारों का सत्ता आपने लगातार 35 वर्षों से देखा है, जो बिहार का बच्चा छोटा रहा होगा आज वो प्रौढ़ अवस्था में जा रहा होगा, और उन्हीं लोगों को बार बार देख रहा है, और वो यह भी देख रहा है कि बिहार आज भी सबसे निचले पैदान पर है। बिहार आज भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या अन्य सुविधाएं, जो जन सुविधाएं होती है, उन सब चीज़ों में बिहार सबसे निचले पैदान पर है। यानी स्पष्ट है कि बिहार का विकास इन लोगों ने ईमानदारी से किया ही नहीं, बिहार को जाति मजहब के उन्माद में उलझाए रखा। तो निश्चित तौर पे बिहार की जो ये 13 करोड़ जनता है, वो निश्चित तौर पे विकल्प की तलाश में है। वह चाहती है कि नए लोगों को अवसर मिले,
जो बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाए, बिहार के लोगों को रोजगार की तलाश में अन्य अन्य राज्यों में ना जाना पड़े, जहां उन्हें भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उनको अपमानित, प्रताड़ित ना होना पड़े। इसलिए निश्चित तौर पे बिहार की जनता विकल्प चाहती है। और आपने देखा पप्पू यादव जी ने यह साबित कर दिया कि 2 ध्रुव लड़ाई में पप्पू यादव अकेला चुनकर आए पूर्णिया में। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में भी निर्दलीय जीत कर आता है। अभी जो तिरहुत में आपने कहा कि अभी निर्दलीय चुनकर आए, अब बताइए, लोग कहता है कि एमएलसी के चुनाव में कितना कितना करोड़ रुपया लोग लगा के जीतता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्रिजवासी जी के पास करोड़ों करोड़ रुपया था क्या? यदि करोड़ों करोड़ रुपया होता तो वो शिक्षा मित्र होते क्या? तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता विकल्प तलाश रही है, इन लोगों से ऊब गई है। बिहार का जो हश्र इन लोगों ने किया है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार की जनता विकल्प की तलाश कर। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता हूँ। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम इमरान खान हुआ, मैं पप्पू यादव का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का वरीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आज दोनों भाई